गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने 3D श्रेणी की जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसकी अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी। ठीक है, इस श्रेणी की जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती हैं? +2 होती हैं, क्योंकि +2 होती हैं वो सभी के सभी क्या, जितने भी एलिमेंट्स हैं 3D श्रेणी के वो सारे के सारे शो करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है इसके अंदर? Mn कितनी +7 तक। ठीक है, अपन स्केडियम से Mn की तरफ चलें तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती हैं, और वापस से अगर Mn से अपन Zn की तरफ चलें तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट गिरती है। और +1 केवल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है केवल कॉपर और क्या क्रोमियम शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट अपन ने देखा था इनकी प्रॉपर्टीज देखी थी ऑक्सीजन स्टेट की। ठीक है, और कुछ इसके गुणों के बारे में देखा था कि कॉपर तत्व +1 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाते हैं, जबकि इस श्रेणी की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +2 है, क्योंकि Cr और Cu के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी कक्षकों को क्रमशः अर्धपूरित और पूर्ण पूरित करने के लिए क्या 4s से एक इलेक्ट्रॉन क्या 3D में चला जाता है। अतः 4s में से केवल एक इलेक्ट्रॉन बचता है, इसी कारण ये 4s+1 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा आज कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को कि Zn 3D10 4s2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पष्ट है कि यह अपने 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। इसके बाद 3D में से और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, क्योंकि 3D10 पूर्ण पूरित होने के कारण अधिक स्थायी होता है। अतः इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि Zn परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, क्योंकि अपन ने Zn का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कितना था यहाँ पर इसका Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D10 4s2। अब जो दो इलेक्ट्रॉन है वो तो इससे निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि डी की क्या होती है एनर्जी, मतलब डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, और यह अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं। ठीक है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो Zn है नॉर्मली परिवर्तनशील क्या ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि उसका D10 विन्यास होता है। ठीक है, D10 विन्यास में से वो क्या करेगा, अपने डी कक्षक में से ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता। नेक्स्ट है कि संक्रमण श्रेणी के धातु आयनों की वह ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है जिसमें क्या उसका 3D रिक्त अर्धपूरित और वह पूर्ण पूरित हो। ठीक है, मतलब 3D कक्षा क्या हो, अगर रिक्त है और पूर्ण पूरित या अर्धपूरित होगा तो वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, क्योंकि इनका स्थायित्व अधिक होता है। कैसे? जैसे Mn की बात करें, Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है अपना 3D5 और 4s2। ठीक है, Mn+2 से Mn+3 क्या होगा, स्थायी होगा, क्योंकि 3D5 में से अगर दो इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, तो 4s0 हो जाएगा, और ये 3D5 जो कि पूर्ण पूर्ण कक्षा में आ जाता है। ठीक है, अगर ये 3D बाद में एक और इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस में से जाएगा, फिर 3D में से जाएगा। ठीक है, मतलब 5 से 4 में जाएगा। उसी प्रकार अगर अपन Fe की बात करें कि Fe का कितना होता है 3D6 से 4s2। ठीक है, तो Fe+3 ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू Fe+2। ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एस में से जाने के बाद में से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा बाद में, 3D6 में से। वो 3D6 में से बाद में जाने पर ये कितना होता है, अर्धपूरित हो जाता है, और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए Fe+3 ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Fe+2। उसी प्रकार Cu की बात करें तो Cu के अंदर क्या होता है 3D10 4s1 विन्यास होता है, तो Cu+ ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पर, क्योंकि जो Cu+ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या एस में से निकालेगा, ये तो इजीली निकाल देगा। लेकिन 3D10 क्या है, पूर्ण पूरित विन्यास है, और पूर्ण पूरित विन्यास है तो ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से Cu+2 कम स्थायी होता है, जबकि Cu+ ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें Ti में से कि Ti क्या है 3D2 4s2। ठीक है, अब जो Ti+3 है वो कम स्थायी है एज कम्पेयर टू क्या Ti+4 के, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, दो तो एस में से गए और दो डी में से गए, तो इसका विन्यास कितना हो गया 3D0 4s0, जो क्या है पूर्ण रिक्त है पूरा के पूरा। ठीक है, तो पूरा के पूरा ब्लैंक है, तो ठीक है, तो Ti+4 तो ज़्यादा स्टेबल होगा और Ti+3 कम स्थायित्व होगा। तो रिक्त, पूर्ण पूरित और अर्धपूरित इन तीनों कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो यौगिक होता है, जो एलिमेंट होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, और वह अपने रिक्त कक्षा के अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होने की कोशिश करता है। Sc से Mn तक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था उनके वर्ग संख्या के समान होती है, लेकिन Mn के बाद निम्नकण ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज़्यादा स्थायी होती हैं। केवल F तथा ऑक्सीजन युक्त धातुओं में ही उच्च ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है।
क्योंकि एफ व ओ का आकार क्या छोटा है और उनकी क्या विद्युत ऋणता भी ज़्यादा होती है। इस किसी यौगिक में संक्रमण तत्वों की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, यह धातु लिगैंड बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब मेटल टू लिगैंड कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, ये उसके ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर डिपेंड करेगी। जैसे कि वेने वी है हेलोजन तत्व FCl BrI के साथ में VF5 VCl4 और VBr3 बनाता है, जिनको ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +5 +4 और +3 होती है। ठीक है, तो V की +5 ऑक्सीकरण अवस्था में प्रबल ऑक्सीकरण होता है, अतः यदि इसके संपर्क में तीव्र अपचायक Br- और Cl- आ जाए तो आयनिक अवस्थाओं में नहीं रह सकता और जल्दी से Br2 और Cl2 में बदल जाते हैं। अतः इस स्थिति में वेनेडियम की ऑक्सीजन स्टेट कौन सी, +3 हो जाती है। उसी प्रकार अगर फ्लोरीन की बात है, ऑक्सीजन के साथ भी संक्रमण तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं कि VO4-3 में V क्या है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था में है। उसी प्रकार अगर अपन CrO4-2 में देखें तो Cr क्या है, +6 में है और MnO4- में कितनी है, +7 में है। ठीक है, इसके अतिरिक्त माध्यम का योगदान भी निम्न प्रकार होता है। ठीक है, अगर अपन मीडियम की बात करें तो मीडियम भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रोल प्ले करती है। कैसे कि अम्लीय माध्यम में निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था क्या ज़्यादा स्थायी होती है। ठीक है, कि अगर एसिडिक मीडियम है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ज़्यादा स्टेबल होगी, जबकि सारी माध्यम की बात करें तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है। ठीक है, यही कारण है कि संक्रमण धातु के हाइड्रोक्साइड वायुमंडलीय O2 से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्सीड हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल O2 से रिएक्शंस करके क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे फेरस हाइड्रोक्साइड है, FeOH का होल ट्वाइस शुद्ध अवस्था में तो हल्के रंग का होता है, ठीक है, हरे रंग का होता है, लेकिन वायुमंडलीय O2 में खुला छोड़ दें तो ऑक्सीकरण होकर फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्राइज में बदल जाता है। ठीक है, जब भी अगर अपन प्रैक्टिकल में अपन ने आपने देखा होगा कि FeOH का जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो अपन फ्रेश बनाते हैं। ठीक है, अगर अपन उसको क्योंकि इन्वायरमेंट में अगर उसको छोड़ दें तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके FeOH का होल ट्राइज में कन्वर्ट हो जाता है और अपने को क्या चाहिए, फेरस हाइड्रोक्साइड चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। इसलिए जब भी अपन को फेरस हाइड्रोक्साइड का एक्सपेरिमेंट करना होता है तो अपन उसको फ्रेश बनाते हैं। नेक्स्ट है कि पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड में संक्रमण धातु बहुत निम्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, जहाँ तक कि कार्बोनिल यौगिकों में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इस स्थिति में लिगेंड धातु के साथ में दो प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। कौन सा, एक तो सिग्मा दाता और एक प्राइग्राही। ठीक है, कि सर्वप्रथम पाइग्राही मतलब CO या NO कोई भी मान लेते हैं अपन लिगेंड के केंद्रीय धातु के डी कक्षकों से क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार केंद्रीय धातु आयन पर क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और स्थायित्व घट जाता है। इस स्थिति में केंद्रीय धातु आयन का पूर्ण भरा डी कक्षक पाई लिगैंड के रिक्त ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ में समपार्श्व प्रतिबंध करके पाई बॉन्ड बनाता है। आपने बैक बॉन्डिंग पढ़ी थी, ठीक है, लिगैंड वाले चैप्टर में। इसमें क्या होता है देखिए, ये लिगैंड टू मेटल और मेटल टू लिगैंड बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि लिगैंड के पास में मतलब CO या MO के पास केंद्रीय धातु परमाणु के डीके में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ठीक है, मतलब ये जो इसके पास में जो लोन पेयर होंगे, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। ठीक है, और सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है यहाँ पर, ये सिग्मा बंध बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मेटल के पास में भी क्या है, फील्ड डी ऑर्बिटल है यहाँ पर। ठीक है, अब ये फील्ड डी ऑर्बिटल पर सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के बाद में क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाएगा इसके पास चार्ज। तो ये क्या करता है, मेटल वापस से फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको लिगेंड को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और मेटल के पूरी डी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन का लिगेंड के खाली कक्षकों में रिक्त स्थानों में ट्रांसफर होना, ठीक है, अतिव्यापन द्वारा होता है, समपार्श्विक अतिव्यापन होता है और क्या, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। ठीक है, तो लिगेंड टू मेटल तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ और मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। इस प्रकार ये चार्ज यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, और मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं। इस घटना द्वारा अतिरिक्त आवेश का विस्थानीकरण लिगेंड में हो जाता है और स्थायित्व में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को अपन बैक बॉन्डिंग द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, अपन ने देखा था
बैक बॉन्डिंग में जैसे FeCO5 होल 5 के अंदर होती है, NiCO4 के अंदर होती है और CrCO6 के अंदर होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये तो हुआ सिग्मा बॉन्ड का निर्माण, ठीक है। और ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं किसके, कार्बोनिल के, ठीक है, लिगैंड के। ये क्या करता है, जो फील्ड कक्षक हैं इसके मेटल के, उसके साथ में ब्लैंक कक्षकों के साथ में ये अतिव्यापन कर लेता है, ठीक है, और कौन से, पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, ठीक है। इसके इसको इसको कहते हैं अपन बैक बॉन्डिंग कहते हैं। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु के यौगिक आयनिक होते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजक यौगिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसका भी रीजन है, ध्यान रखना, ये भी एक छोटे क्वेश्चंस में आता है काफ़ी बार। ऑक्सीडेशन स्टेट से छोटे क्वेश्चंस काफ़ी मात्रा में आते हैं कि लोअर एनर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट में तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो आयनिक नेचर के होते हैं, जबकि अगर अपन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बात करें तो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। क्यों, क्योंकि किसी यौगिक में धनायन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर वह क्या होता है, ऋणायन का क्या कर देता है, ध्रुवण करता है, ठीक है। अतः सहसंयोजक गुणों में तो वृद्धि होती है, और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है, संक्रमण धातु के ऑक्साइड सारी प्रकृति के होते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड होते हैं वो किस लिए, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इस वजह से जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होते हैं, यौगिक ट्रांजिशन एलिमेंट सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इसमें बता रखा है कि +2 है, TiO VO MnO, ये तो है प्रबल क्षारीय। अब जैसे +2 से +7 मतलब लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर अपन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएं, ठीक है, +7 की बात करें तो ये तो है प्रबल क्षारीय, ठीक है। और अगर इसमें आपको पूछ लें कि प्रबल अम्ल कौन सा है तो MnO2, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +7 तक है, इस वजह से। तो ऑक्सीकरण स्टेट बढ़ती हैं तो ऑक्साइडों की क्या, अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अगर आपको सीक्वेंस पूछा जाए, ठीक है, इसके ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइडों का अगर सीक्वेंस पूछा जाए अम्लीयता या क्षारीयता का, तो आप ऑक्सीकरण अवस्था के बेसिस के ऊपर इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है और क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, ठीक है। इसके आगे का देखते हैं कि जलीय विलयन में Cu+2 यौगिक अस्थायी होते हैं। जलीय विलयन में Cu+ यौगिक अस्थायी होते हैं, अतः असमानुपातन क्रिया द्वारा Cu+2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक में बदल जाता है, ठीक है। अपन ने पहले देखा था कि रिक्त, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं कि इन तीनों कंडीशंस के अंदर ही ज़्यादा स्थायी रहते हैं। तो Cu+ तो कम स्थायी है, जबकि Cu+2 ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि Cu+2 के बाद में क्या हो जाता है, वो पूर्ण पूरित कक्षक प्राप्त कर लेता है, इस वजह से, ठीक है। तो Cu+2 जलीय विलयन में स्थायी है, जबकि Cu+ अस्थायी होता है। उसी प्रकार अगर अपन 2Cu+ की बात करें, ठीक है, तो 2Cu+, Cu+2 और Cu के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये किसका, Cu2SO4 के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। इससे आगे का टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।